नमस्कार। कैसे हैं आप? अपराध यानी कि ऑफेंस। आप सभी को पता है कि अपराध क्या होता है। अपराध एक ऐसा काम है जो समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति, पूरे समाज, संपत्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, राज्य के लिए, सरकार के लिए, किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो कोई भी ऐसा काम जो किसी व्यक्ति को, जीव जंतु को, पूरे समाज को, सरकार को, राज्य को, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है, गंभीर प्रकृति का एक कृत्य है, हानिकारक है, ये चीज़ है अपराध, जो कि हर किसी पर गलत प्रभाव डालता है और हर किसी के लिए खतरनाक, गंभीर प्रकृति का और हानिकारक है। ये है अपराध। ये तो थी अपराध की परिभाषा अपने शब्दों में, मतलब मेरे खुद के सामान्य भाषा में। अपराध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में दी गई है। इसके साथ साथ अपराध की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 2N में दी गई है और ये परिभाषा पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 में भी दी गई है। तो इन परिभाषाओं को आप आईपीसी, सीआरपीसी में देख लीजिएगा। पशु अत्याचार अधिनियम में देखना इतना जरूरी नहीं है, ज़्यादा आप सीआरपीसी और आईपीसी में जाइएगा। कोई अपराध अपने आप चलकर किसी तक नहीं आता है। इसका मतलब है कि कोई भी अपराध अपने आप खुद पे खुद नहीं होता है। उस अपराध के पीछे बहुत सारी चीज़ें चल के आती हैं। मतलब उस अपराध को अपराध बनने तक बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी चरण, या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारी अवस्थाएं जुड़ी होती हैं। अब कितनी है ये अवस्थाएं? अपराध की टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं। अपराध की 4 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था है आशय, मतलब इंटेंशन। अपराध की दूसरी अवस्था है तैयारी, मतलब प्रिपरेशन। अपराध की तीसरी अवस्था है अटेम्प्ट, मतलब प्रयत्न। और अपराध की चौथी अवस्था है एक्ट या ओमिशन, जो कि अपराध को पूर्ण कर देती है। इसे कहा जाता है अपराध की पूर्णता। मतलब अपराध की जो चौथी अवस्था है उसे कहा जाता है अपराध की पूर्णता। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अपराध की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये पूछा भी जाता है। अपराध की अवस्थाएं होती हैं 4। अपराध की पहली अवस्था है आशय। अब हम ये जानते हैं कि आशय होता क्या है। आशय जो है वो किसी अपराध को करने की पहली अवस्था है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए, उस काम को करने के लिए किसी भी काम को आपका इरादा होना चाहिए, मतलब आपका आशय होना चाहिए। आप जब भी किसी काम को करते हैं तो उस काम को करने का आपका इरादा होता है। आप उस काम को करने का विचार मन में लाते हैं कि मुझे ये काम करना है। अगर आप ये काम किसी अच्छे के लिए कर रहे हैं तो वो इरादा हो जाता है, अगर इरादा या आशय हो जाता है। अगर आप वो काम किसी गलत प्रकार से कर रहे हैं तो फिर वो आशय ना होकर दुराशय हो जाता है। मतलब आशय किसी काम को करने की पहली अवस्था है, अपराध को करने की पहली अवस्था है, जिसका आशय से किसी गलत काम को करने की उत्पत्ति होती है। तो ये सबसे पहली अवस्था है आशय। आशय मतलब मन में किसी काम को करने का विचार आना या किसी काम को करने का इरादा होना। एग्जाम्पल के लिए हम जानते हैं ए बी की हत्या का विचार अपने मन में लाता है, तो ए ने ये विचार किया या इरादा किया कि मुझे बी की हत्या करनी है। अभी ये इरादा और बी की हत्या करने के बाद केवल एक ए के अपने मन तक है या एक ए के अपने आप में है, तो ये अपराध नहीं है। ये अपराध नहीं है क्योंकि आशय अपने आप में अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ओमकार के मामले में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ओम प्रकाश के मामले में, सॉरी ओमकार नहीं ओम प्रकाश, सुप्रीम कोर्ट ने ओम प्रकाश के मामले में कहा गया है कि आशय कोई अपराध नहीं है क्योंकि वो केवल अपने मन तक होता है। तो जब ए ने बी को मारने का इरादा किया तो ये विचार अभी उसके मन में अपने तक सीमित है, तो इसलिए ये अपराध नहीं है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। जब दो व्यक्तियों के बीच किसी गलत काम को करने का आशय होता है, जिसे आप षड्यंत्र भी कह सकते हैं, तो ऐसा आशय या षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के अंतर्गत एक अपराध है। यह है आशय का अपवाद, धारा 120B। आप जब कभी लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि मतलब ये मतलब जो धारा 120B है वो आशय का क्या है, अपवाद है। जहां कहा गया है एक और कि आशय दंडनीय नहीं है और दूसरी ओर धारा 120B कहती है कि आशय या आपराधिक षड्यंत्र दंडनीय है। आशय की परिभाषा आपको मिल जाएगी सीआरपीसी की धारा 34 में, मतलब सेक्शन 34 में आपको सामान्य आशय मिल जाएगा। अब हम आते हैं अपराध के दूसरे स्टेप में। क्या है अपराध की दूसरी अवस्था? अपराध की दूसरी अवस्था है तैयारी। देखिए, आप कोई भी काम को करने का इरादा बनाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, आप उस काम को करने की तैयारी करते हैं। जब कोई काम हमने करना होता है तो सबसे पहले हम उसका इरादा बनाते हैं, उसके बाद हम उसकी करते हैं तैयारी, क्योंकि तैयारी के बिना किसी भी काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए उस काम की तैयारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी
है, क्योंकि जब तक तैयारी नहीं होगी तो वो काम पूरा कैसे होगा। इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। जो तैयारी है वो है किसी अपराध को करने का दूसरी अवस्था या दूसरा चरण। आपको मैंने बताया था कि ए बी की हत्या का इरादा बनाता है या आशय अपने मन में लाता है कि मुझे बी की हत्या करनी है। उसके बाद ए क्या करता है, बी को मारने की तैयारी करता है। और वो तैयारी में क्या करता है, ए बी की हत्या करने के लिए मेडिकल स्टोर से एक जहर की शीशी खरीद के लाता है। जैसे ही ए बी को मारने के लिए जहर की शीशी खरीद के लाया तो उसने हत्या की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तैयारी भी अपने आप में दंडनीय अपराध नहीं है। तैयारी दंडनीय नहीं है क्योंकि जहर अभी भी ए के पास रखा है। उसने तैयारी तो कर दी है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अपने काम को अंजाम दे, इसलिए तैयारी दंडनीय नहीं है। लेकिन तैयारी के भी कुछ अपवाद हैं जहां पर किसी तैयारी को दंडनीय बनाया गया है। आईपीसी की धारा 122 कहती है जब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए कोई तैयारी करता है तो वो दंडनीय है। धारा 126 आईपीसी कहती है भारत सरकार के साथ शांतिपूर्ण और मित्रतापूर्वक संबंध रखने वाले राष्ट्रों से अगर कोई लूटपाट की तैयारी करता है तो ये भी दंडनीय है। धारा 399 आईपीसी के अनुसार डकैती की तैयारी करना भी दंडनीय होता है। तो कौन सी तैयारी दंडनीय? सामान्यतः तैयारी दंडनीय नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको अपवाद बताए 3, इनके अंतर्गत अगर कोई तैयारी की जाती है तो वो दंडनीय हो जाती है। तो यहाँ पर जहर खरीद के रखना क्या है, दंडनीय नहीं है। किसी अपराध को करने का तीसरा स्टेप होता है उसका प्रयत्न, मतलब कि अटेम्प्ट। अटेम्प्ट में क्या होता है, अटेम्प्ट में जो अपराध है वो करीब करीब हो जाता है। ये किसी अपराध को करने का तीसरा चरण है और इसमें अपराध करीब करीब हो चुका होता है। मतलब जो अपराध है वो अपने आप में इतने नज़दीक होता है कि अगर उसे रोका ना जाए, अटेम्प्ट को रोका ना जाए तो वो अपराध पूरा का पूरा कारित कर देगा, पूरा का पूरा अपराध हो जाएगा। तो अटेम्प्ट मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी काम को 100% करने में से 99% या 98% काम कर दिया गया है, इसलिए अटेम्प्ट दंडनीय है। किसी अपराध को करने का प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है। हमारी आईपीसी में बहुत सारे अपराधों को करने के प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है और जिन अपराधों को करने के प्रयास को या प्रयत्न को, अटेम्प्ट को आईपीसी में दंडनीय नहीं बनाया गया है, उन्हें भी अपराध माना गया है। उनको लिया जाता है धारा 511 आईपीसी से। तो प्रयत्न किसी अपराध को करने का तीसरा चरण है और बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इसमें अपराध करीब करीब हो जाता है, बिल्कुल निकट होता है। चलिए जानते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले ए ने बी को मारने का इरादा बनाया आशय में। दूसरे में तैयारी में क्या किया, उसने मेडिकल स्टोर से जहर खरीद के लाया बी को देने के लिए। अब क्या किया ए ने अपने अटेम्प्ट में, मतलब प्रयत्न में, जो वो मेडिकल स्टोर से खरीद के ए जहर लाया था बी की हत्या करने के लिए, ए ने क्या किया, वो जहर बी के खाने में मिला दिया। जैसे ही ए ने वो जहर बी के खाने में मिलाया वैसे ही हत्या का अटेम्प्ट पूरा हो गया, हत्या का प्रयास पूरा हो गया। अगर अब बी उस खाने को खा लेता है या फिर बी खाने को नहीं खाता है, अगर खा लेता है तो भी ठीक है, अगर नहीं खाता है तो भी ठीक है। अगर बी ने खाना खा लिया तो हत्या का अपराध पूरा हो गया। अगर बी ने खाना नहीं खाया तो भी अटेम्प्ट पूरा हो गया। ठीक है, एक ही ओर से प्रयास पूरा हो गया है बी को मारने का खाने में जहर मिलाकर, लेकिन बी उस खाने को नहीं खाता है, ये बी की अच्छी किस्मत है। लेकिन एक ही ओर से क्या किया गया, बी को मारने का अटेम्प्ट पूरा कर दिया गया है। यहां पर जैसे ए ने बी के खाने में जहर मिला दिया था, अब बी उस खाने को नहीं खाता है, कोई तीसरा व्यक्ति सी आकर ए के द्वारा मिलाए गए जहर वाले खाने को खा लेता है। हालांकि यहाँ पर ए का इरादा सी को मारने का बिल्कुल नहीं था, वो सी को जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी ए सी की हत्या के लिए दोषी होगा क्योंकि गलत काम सी के द्वारा किया गया है। ये तो था प्रयत्न किसी अपराध को करने का तीसरा स्टेप्स या अवस्था। अब हम जानते हैं किसी अपराध को करने की चौथी अवस्था। किसी अपराध को करने की चौथी अवस्था होती है एक्ट या कमीशन। इसका मतलब है किसी अपराध को पूर्णता पे पहुंचा देना। यहाँ पर अपराध का निष्पादन हो जाता है, मतलब अपराध अपने आप में पूरा हो जाता है। जैसे ए ने बी के खाने में उसको मारने के लिए जहर मिलाया था और बी अगर बी उस जहर वाले खाने को खा लेता तो बी की मृत्यु हो जाती और वो मर जाता। ए के द्वारा बी को मारने का जो इरादा आशय था वो चौथे स्टेप में, मतलब अपराध को करने के चौथे स्टेप में, एक्ट में या कमीशन में, वो पूरा हो जाता। तो यहाँ पर अपराध के चरण पूरे हो जाते हैं। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया स्टेप वाइज कि अपराध के क्या क्या चरण होते हैं। सबसे पहले होता है आशय, जो कि था मारने का इरादा बनाना। दूसरा था तैयारी, मतलब प्रिपरेशन, जहर का लाना। तीसरा था अटेम्प्ट, मतलब प्रयत्न या प्रयास, जिसमें जहर खाने में मिलाया गया। चौथा था जहर, मतलब उस खाने को खा लेना। वहां पर अपराध पूरा हो गया और बी की मृत्यु हो गई। तो मैं आशा करता हूं, जो प्रयत्न से मैं एक चीज भूल गया,
प्रयत्न से रिलेटेड एक केस है हमारा, जिसमें है अमन कुमार बनाम हरियाणा राज्य। अमन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है। इसमें कहा गया है कि प्रयत्न को अगर रोका नहीं गया, अटेम्प्ट को यदि रोका नहीं गया, तो वो अपराध को अपने आप में पूरा कर देगा, क्योंकि उसमें करीब करीब अपराध हो चुका होता है। तो एक एग्जाम्पल चलो आपको और दे देता हूँ प्रयत्न का। ए बी की जेब में हाथ डालता है चोरी करने के लिए। ए ने बी की जेब में हाथ डाला चोरी करने के लिए, लेकिन बी की जेब खाली है। जब उसे पता लगा कि बी की जेब खाली है, तो चोरी तो यहाँ पे हुई नहीं, लेकिन चोरी का प्रयास हो गया, क्योंकि ए ने बी की जेब में हाथ डाल दिया है। अगर बी की जेब में कुछ होता तो यहाँ पर चोरी हो जाती। वो तो बी की जेब में कुछ नहीं था, तो चोरी का प्रयास पूरा हो गया है, क्योंकि उसने करीब करीब पूरा प्रयास कर दिया गया है। जेब के अंदर हाथ जा चुका है, जेब में कुछ है नहीं, तो बी खुशकिस्मत है, चोरी नहीं हुई, लेकिन चोरी का प्रयास पूरा हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे अपराध की 4 अवस्थाएं, 4 स्टेजेस, जिन्हें कहते हैं आशय, तैयारी, प्रयत्न और आपराधिक कृत्य, मतलब इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, एक्ट या कमीशन, समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से बने रहिए मेरे वीडियो में मेरे साथ। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर दें। इससे मुझे मिलता है मोटिवेशन कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं। कोई कमी होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।